चलिए भाई, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हमने देख लिए थे। अच्छा, डेवलपमेंट मेगास्पोर हेडिंग डाल देंगे। फिर आज हम परागन या पॉलिनेशन, ठीक है भाई, ये फैन बंद कर दो यार। अब पॉलिनेशन या परागन हम देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज, परागन या पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब परागकण कहां से, परागकोश से निकलकर कहां पर स्थानांतरित होते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परागन या पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है जब आपके पास परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन या परागन में अपन कितने प्रकार पढ़ेंगे, 3। अब एक मिनट, 3 प्रकार कौन कौन से? पहला आता है हमारे पास जिसे हम कहेंगे ऑटोगेमी। दूसरा आता है जिटोनोगेमी। और तीसरा हमारे पास आता है जीनोगेमी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज परागन या पॉलिनेशन की हम बात करें तो परागन या पॉलिनेशन में हमारे पास ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी है। अब क्या मतलब है, एक मिनट। अगर हमारे पास, मैं यहां पर एक पादप लेता हूं और एक पादप में ये हमारे पास क्या है, पुष्प। ये हमारे पास स्त्रीकेसर और ये हमारे पास पुंकेसर। अब जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, एक ही पुष्प के मध्य, एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य अगर परागकण परागकोश से उसके वर्तिकाग्र पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। इसका मतलब देखा जाए तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, आनुवांशिक रूप से भी स्वपरागन है क्योंकि पादप सेम है, और क्रियात्मक रूप से भी स्वपरागन है क्योंकि पुष्प भी सेम है। तो पुष्प भी सेम है इसलिए क्रियात्मक रूप से स्वपरागन, पादप भी सेम है इसलिए आनुवांशिक रूप से भी क्या होगा, स्वपरागन। अब जिटोनोगेमी में क्या होगा, जिटोनोगेमी का मतलब है आपके पास पादप सेम है, अब यहां पर मैंने एक नर पुष्प ले लिया। यह आपके पास कौन सा पुष्प है, नर पुष्प। नर पुष्प का मतलब इसमें केवल क्या है, पुंकेसर। और यह मैंने ले लिया मादा पुष्प। मादा पुष्प, इसमें केवल क्या उपस्थित है, स्त्रीकेसर है। तो अब यहां के परागकण इस वर्तिकाग्र पर जाएं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में पादप तो समान है, प्लांट सेम है, लेकिन पुष्प अलग है। तो पादप समान है, इसका मतलब आनुवांशिक रूप से स्वपरागन है, आनुवांशिक रूप से स्वपरागन, लेकिन पुष्प अलग अलग है, इसलिए क्रियात्मक रूप से परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और तीसरा होता है हमारे पास जेनोगेमी। जेनोगेमी में 2 भिन्न पादप हैं, पुष्प भी भिन्न है और पादप भी भिन्न है। तो एक पादप से दूसरे पादप पर जब परागकण का स्थानांतरण होगा तो उसे क्या कहेंगे, जेनोगेमी। जेनोगेमी में पादप भी भिन्न है, पुष्प भी भिन्न है। इसका मतलब ये आनुवांशिक रूप से और क्रियात्मक रूप से क्या है, परपरागन है। अब मैं आपसे पूछूं, जेनोगेमी में पुष्प भी अलग है, पादप भी अलग है, सेम क्या है, जाति सेम रहेगी।
ज़ेनोगेमी में आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास स्पीशीज क्या रहेगी, सेम, अलग विभिन्न जातियों के मध्य परागण नहीं होगा। तो लिखेंगे पहले तो परागण या पॉलिनेशन है क्या? पराग कोश से पराग कणों का पराग कोश से पराग कणों का एंथर से पोलन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, स्टिग्मा पर, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। फिर परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, इसमें पहले ऑटोगेमी, पहला ऑटोगेमी, एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य परागण ऑटोगेमी कहलाता है। एक ही पादप के एक ही पुष्प के मध्य परागण ऑटोगेमी कहलाता है। यह आनुवांशिक रूप से एवं क्रियात्मक रूप से स्वपरागण होता है। आनुवांशिक रूप से एवं क्रियात्मक रूप से स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी, एक ही पादप के भिन्न पुष्पों के मध्य परागण। एक ही पादप के भिन्न पुष्पों के मध्य परागण। मतलब नेक्स्ट आनुवांशिक रूप से स्वपरागण, आनुवांशिक रूप से स्वपरागण पर क्रियात्मक रूप से परपरागण, क्योंकि पुष्प अलग हो गए। क्रियात्मक रूप से परपरागण, हाँ इकोलॉजिकल, अब फंक्शनल या पारिस्थितिकी रूप से परपरागण। और तीसरा ज़ेनोगेमी को एलोगेमी भी कहते हैं। तीसरा आ जाएगा ज़ेनोगेमी या एलोगेमी। इसमें लिखेंगे समान जाति के भिन्न पादपों के मध्य
समान जाति के भिन्न पादपों के मध्य परागन। समान जाति के भिन्न पादपों के मध्य परागन। इसमें आनुवांशिक एवं पारिस्थितिकी रूप से परपरागन। आनुवांशिकी समान जाति के भिन्न पादपों के मध्य परागन। आनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी या क्रियात्मक रूप से परपरागन। आनुवांशिक एवं पारिस्थितिकी या क्रियात्मक रूप से परपरागन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हैं, ऑटोगेमी है, जिटोनोगेमी है और जेनोगेमी है। अब देखिए, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर हमारे पास दो तरह के पादप आपको पता होने चाहिए, एक मोनोइशियस पादप और एक डाइशियस पादप। ऐसा पादप, एक मिनट, यहां पर ऐसा पादप जिनमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाएं। ऐसा पादप जिस पादप पे नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाएं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? मोनोइशियस पादप। और ऐसे पादप जिन पे या तो केवल नर पुष्प हों और या केवल मादा पुष्प हों, दोनों साथ में ना हो। ठीक है, या तो आपके पास केवल नर पुष्प वाला पादप है या केवल मादा पुष्प वाला पादप है, तो ऐसे पादप को क्या कहेंगे? डाइशियस। और ऐसे पादप जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोइशियस पादप। अब इसमें याद आपको रखना है, मोनोइशियस के उदाहरण कैस्टर, जिसको अरंडी कहते हैं हम, कुकुरबिटा और मक्का। तो कैस्टर, कुकुरबिटा और मक्का, ये किसके उदाहरण हो गए? मोनोइशियस के। और डाइशियस पादप में डेट पाम, खजूर और पपीता। तो डाइशियस पादप के उदाहरण क्या हो गए? खजूर और पपीता। और कैस्टर, कुकुरबिटा और मेज किसके उदाहरण हो गए? मोनोइशियस। तो मोनोइशियस पादप ऐसे पादप है जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पर होगा। तो ये ऑटोगेमी दर्शाएगा क्या? ऑटोगेमी तो कोई भी नहीं दर्शाएंगे, लेकिन मोनोइशियस पादप क्या दर्शा सकता है? जिटोनोगेमी, नर से मादा में परागन हो सकता है। तो मोनोइशियस पादप जिटोनोगेमी दर्शा सकते हैं, ऑटोगेमी नहीं। और डाइशियस पादप ऑटोगेमी भी नहीं दर्शा सकते, जिटोनोगेमी भी नहीं दर्शा सकते, केवल जेनोगेमी ही दर्शा सकते हैं। तो लिखेंगे पहला इसमें हेडिंग मोनोइशियस व डाइशियस पादप। मोनोइशियस को द्विलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। अब क्या पता हिंदी में? मोनोइशियस, यहां मोनोइशियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब हर्माफ्रोडाइट। हाँ, उभयलिंगी दोनों है, नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पर है। ठीक है, मोनोइशियस पादप में लिख लेंगे ऐसे पादप जिनमें नर व मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। ऐसे पादप जिनमें नर व मादा पुष्प
दोनों पाए जाते हैं। उदाहरण कैस्टर, कुकुरबिटा और मक्का। कैस्टर, कुकुरबिटा और मक्का। और दूसरे आ जाएंगे डाइशियस पादप। एक लिंगाश्रय, डाइशियस को हिंदी एक लिंगाश्रय। इन पादपों में केवल नर, इन पादपों में केवल नर अथवा केवल मादा पुष्प पाए जाते हैं। केवल नर अथवा केवल मादा पुष्प पाए जाते हैं। ब्रैकेट में दोनों साथ नहीं, या दोनों एक ही पादप पर नहीं, दोनों एक ही पादप पर नहीं। उदाहरण खजूर और पपीता। ठीक है, अब एक मिनट यहां पर ध्यान देंगे। अब हमारे पास दो टर्म्स आते हैं यहां पर, बिल्कुल। एक स्वपरागन जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन का मतलब है जिसको हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी। और दूसरा आता है हमारे पास परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जेनोगेमी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज पूछी जाए, पादपों के लिए दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है और क्यों? पादपों के लिए दोनों प्रक्रियाओं में से ज्यादा बेहतर हमेशा जेनोगेमी रहेगी। जेनोगेमी का मतलब है जब भिन्न पादपों के मध्य परागन होगा, फायदा यह होगा कि इससे विभिन्नता या विविधता ज्यादा आएगी, नए लक्षण प्रकट होने की संभावना ज्यादा होगी। स्वपरागन में एक तो क्या होगा, नए लक्षण नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक हल्का सा फायदा है। स्वपरागन का अपना फायदा क्या है कि इसको कोई परागन कारक नहीं चाहिए, कोई कीट, कोई पक्षी, कोई परागन कारक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आनुवांशिक रूप से देखा जाए, विकास के रूप से देखा जाए तो बेहतर हमेशा क्या होगा, परपरागन। तो अब हम बेसिकली दो बिंदुओं की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम उन बिंदुओं की बात करेंगे जो स्वपरागन को प्रेरित करेंगे, और फिर ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो पादपों में परपरागन को प्रेरित करेंगे। अब सबसे पहला सिस्टम तो यह आता है कि स्वपरागन, पादपों में स्वपरागन को या ऑटोगेमी को प्रेरित करने में कौन कौन से कारक होंगे। सबसे पहला कारक तो कौन सा पुष्प होना चाहिए, बायसेक्सुअल पुष्प। भाई स्वपरागन या ऑटोगेमी तभी देखी जाएगी जब एक पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो, और ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है उसे कहते हैं बायसेक्सुअल पुष्प। जब तक ये पुष्प अगर सिर्फ नर पुष्प है तो उसमें स्वपरागन हो सकता है क्या? नहीं। केवल मादा पुष्प है उसमें स्वपरागन हो सकता है? नहीं। तो केवल किस पुष्प में संभव है? बायसेक्सुअल पुष्प में स्वपरागन संभव है, पहला कारण। अब सिर्फ यही नहीं,
बायसेक्सुअल पुष्प तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा कारण होना चाहिए समकालीनता। समकालीनता का मतलब है होमोगेमी। इसका मतलब बायसेक्सुअल पुष्प स्वपरागन कब दर्शाएगा? जब पराग कोश से निकलने वाले परागकण और वर्तिकाग्र परिपक्वन समय साथ साथ हो। अगर भाई आपके पास एंथर यानी पराग कोश परिपक्व हो गया, पराग कोश परिपक्व हो गया, वो फट गया और उससे परागकण स्रावित हो गए, लेकिन वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुआ, तो परागकण अगर वर्तिकाग्र पे चले भी जाएं तो भी आगे संभव नहीं होगा, क्योंकि वर्तिकाग्र परिपक्वित नहीं हुई है। तो समकालीनता या होमोगेमी का मतलब है दोनों का परिपक्वन साथ साथ होना चाहिए। पराग कोश से एंथर का स्त्रावन और पराग कोश से परागकण का स्त्रावन और वर्तिकाग्र का परिपक्वन एक ही समय पर होना चाहिए। एक ही समय पर होगा तभी क्या देखा जाएगा? स्वपरागन देखा जाएगा। और तीसरा लक्षण होता है ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं। इसकी हिंदी होती है, आप बताओगे मुझे, क्लिस्टोगेमस पुष्प। बड़ा अजीब सा नाम होता है। हाँ, कितने न है इसमें तो बताइए। उ नु न मी और आगे ला, आगे है उन्मिल्य पुष्प। क्या नाम है यार। ये ऐसे बायसेक्सुअल पुष्प होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खुलते। और अगर बायसेक्सुअल पुष्प हमेशा बंद रहेंगे, नहीं खुलेंगे, तो उनमें परागन उसी पुष्प के मध्य देखा जाएगा। तो 3 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो किसको प्रेरित करते हैं? स्वपरागन को। स्वपरागन सबसे पहले किन पुष्पों में देखा जाएगा? जो बायसेक्सुअल होंगे। उसके बाद भी तभी देखा जाएगा सब समकालीनता होगी, पराग कणों का स्त्रावन और वर्तिकाग्र का परिपक्वन एक समय पर होगा। और तीसरा, ऐसे पुष्प, ऐसे बायसेक्सुअल पुष्प चाहिए जो हमेशा बंद रहते हैं, तभी उसमें क्या देखा जाएगा? स्वपरागन। लेकिन आनुवांशिक रूप से बेहतर लक्षण क्या होता है? परपरागन। इसका मतलब हर पादप यह चाहेगा कि वो क्या दर्शाए? परपरागन। तो परपरागन को प्रेरित करने वाले कारक ज्यादा होंगे। जैसे सबसे पहले इसका उल्टा, यह समकालीनता थी, तो यहां पर विषमकालीनता। और विषमकालीनता को हम कहते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है कि एक बायसेक्सुअल पुष्प में अगर वर्तिकाग्र का परिपक्वन और पराग कणों का स्त्रावन समय पर साथ ना हो तो भी उसमें क्या देखा जाएगा? परपरागन। विषमकालीनता। अब विषमकालीनता में 2 आते हैं। एक आता है प्रोटैंड्री और एक आता है प्रोटगाइनी। प्रो का मतलब पहले, एंड्रो का मतलब नर। इसका मतलब पराग कणों का स्त्रावन पहले हो जाए तो प्रोटैंड्री। गाइनी मतलब मादा, इसका मतलब वर्तिकाग्र का परिपक्वन पहले हो जाए तो प्रोटोगाइनी। तो प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी किसके उदाहरण हैं? डाइकोगेमी के। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर, जिसे हम कहते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब है कि पुंकेसर और स्त्री केसर के बीच में कोई अवरोधक आ जाए। अगर कोई पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य
कोई अवरोधक आ जाएगा तो उसके परागकण उसके वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसे क्या कहेंगे, हरकोगेमी। यह भी किसे प्रेरित करेगा, पर परागन को प्रेरित करेगा। तीसरा होता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता या जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अब स्वबंध्यता का मतलब है कोई आनुवांशिक कारणों से उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर अंकुरित ना हो पाए। आनुवांशिक कारणों से तो यह भी किसको रोक देगा, स्वपरागन को रोक देगा, और किसे प्रेरित करेगा, पर परागन। मतलब अब एक चीज देखिए, ये अपन जितने भी लक्षण देख रहे हैं ये बेसिकली पर परागन को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये स्वपरागन को रोक रहे हैं, और स्वपरागन रुक जाएगा तो अपने आप पर परागन होगा। ये तो सब प्राकृतिक तरीके हैं। हम कोई कृत्रिम तरीके से स्वपरागन को रोकते हैं क्या? पुंकेसर को काट के निकाल देते, इमैस्कुलेशन, विपुंसन में या इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एक बायसेक्सुअल पुष्प से पुंकेसर को हटा देते हैं। पुंकेसर को हटा दोगे तो उसमें क्या नहीं देखा जाएगा, स्वपरागन नहीं देखा जाएगा। तो लिखेंगे पहला तो फैक्टर में इसमें स्वपरागन या ऑटोगेमी को प्रेरित करने वाले कारक। स्वपरागन या ऑटोगेमी को प्रेरित करने वाले कारक। पहला, बायसेक्सुअल पुष्प की उपस्थिति। उभयलिंगी पुष्प की उपस्थिति, द्विलिंगी पुष्प की उपस्थिति, द्विलिंगी पुष्प की उपस्थिति। दूसरा, समकालीनता। समकालीनता, समकालीनता या होमोगेमी इसमें लिख लेंगे। पराग कणों का स्त्रावन, पराग कणों का स्त्रावन एवं वर्तिकाग्र का परिपक्वन एक साथ होना। पराग कणों का स्त्रावन व वर्तिकाग्र का परिपक्वन एक समय पर होना। और तीसरा, ये अनुन्मूल्यता, क्लीस्टोगेमस पुष्प। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, कॉमलिना, वायोला। मटर उभयलिंग, मटर द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल बंद। मटर, कॉमलिना और वायोला।
ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो हो गया। फिर एक नोट लिख लेंगे यहां पे। लिखेंगे विविधता व जैव विकास के आधार पर, एक नोट लिख रहे हैं, विविधता एवं जैव विकास के आधार पर, विविधता एवं जैव विकास के आधार पर परपरागन स्वपरागन से बेहतर होता है। परपरागन स्वपरागन से बेहतर होता है। और अब हेडिंग डाल देंगे फिर, परपरागन को प्रेरित करने वाले कारक। परपरागन को प्रेरित करने वाले कारक, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वपरागन को रोकने वाले कारक। स्वपरागन को रोकने वाले कारक। स्वपरागन को रोकने वाले कारक। पहला, विषमकालीनता या डाइकोगेमी। विषमकालीनता या डाइकोगेमी, इसमें लिख लेंगे पराग कणों का स्त्रावन, पराग कणों का स्त्रावन व वर्तिकाग्र परिपक्वन एक समय पर ना होना। पराग कणों का स्त्रावन व वर्तिकाग्र परिपक्वन एक समय पर ना होना। इसके दो प्रकार हैं। पहला आ जाएगा प्रोटैंड्री, प्रोटैंड्री प्रोटैंड्री का मतलब ब्रैकेट में पराग या पराग कणों का स्त्रावन पहले हो जाना। पराग कणों का स्त्रावन या परिपक्वन पहले हो जाना। पराग कणों का स्त्रावन या परिपक्वन पहले हो जाना। इसका उदाहरण सनफ्लावर, सूरजमुखी। फिर दूसरा प्रोटगाइनी, इसमें वर्तिकाग्र का परिपक्वन पहले हो जाना। वर्तिकाग्र का परिपक्वन पहले हो जाना। वर्तिकाग्र का परिपक्वन पहले हो जाना। उदाहरण दतुरा। ठीक है, तो ये तो विषमकालीनता था। दूसरा लक्षण हार्कोगेमी। दूसरा लक्षण हार्कोगेमी। हार्कोगेमी में लिख लेंगे पुंकेसर व स्त्री केसर के मध्य कोई आकारिकी अवरोधक आ जाना।
पुंकेसर व स्त्री केसर के मध्य आकारिकी अवरोधक आ जाना। स्त्री केसर व पुंकेसर के मध्य कोई आकारिकी अवरोधक आ जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंध्यता में लिख लेंगे आनुवांशिक कारणों के, आनुवांशिक या जेनेटिक कारकों के कारण, आनुवांशिक कारकों के कारण पराग कणों का उन्हीं के वर्तिकाग्र पर अंकुरन ना हो पाना। पराग कणों का उन्हीं के वर्तिकाग्र पर अंकुरन ना हो पाना। और फिर कृत्रिम तरीका हम क्या यूज आते हैं, विपुंसन या इमैस्क्यूलेशन। हाँ, हेट्रोस्टाइली तो आकारी के अवरोधक में ले लिया ना अपन ने, और हेट्रोस्टाइली हर्कोगैमी का ही पार्ट है। अब इमैस्क्यूलेशन या विपुंसन, तो इमैस्क्यूलेशन या विपुंसन में हम क्या करते हैं, एक द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प में हम किसको हटा देते हैं, पुंकेसर को हटा देते हैं। पुंकेसर को हटा देने को क्या कहेंगे, इमैस्क्यूलेशन। अब इसमें स्वपरागन नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके स्त्री केसर को एक थैले से, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बैगिंग, ताकि कोई अनावश्यक पराग कण इसको संक्रमित ना कर सके। फिर जिस भी जाति से, कोई अलग जाति या विषम जाति के पराग कणों से आप इसको संकर कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो लिखेंगे इमैस्क्यूलेशन या विपुंसन। इस प्रक्रिया में एक द्विलिंगी पुष्प से, इस प्रक्रिया में एक द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटा दिया जाता है। द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटा दिया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे स्वपरागन रोकने हेतु, स्वपरागन को रोकने हेतु। इसके पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को, इसके पश्चात स्त्री केसर के मतलब पिस्टिल के स्टिग्मा, वर्तिकाग्र को बटर पेपर से ढक दिया जाता है। बटर पेपर, थैले से ढक दिया जाता है। इसे बैगिंग कहते हैं। बैगिंग की हिंदी थैलीकरण। हाँ, तो थैला ही होगा, ठीक। इसे थैलीकरण कहा जाता है, बैगिंग।
ठीक है, तो ये सारे कारक हमने देख लिए जो स्वपरागन को रोककर किसको प्रेरित करेंगे, पर परागन को। अब हमारे पास पर परागन के कारक, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब देखिए, इसमें बेसिकली आपको सारे उदाहरण याद रखने हैं, कौन कौन से पादपों में किस किस तरह के परागन होंगे। अब अजैविक की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले परागन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। और वायु के द्वारा परागन को हम क्या कहते हैं, एनीमोफिली। अब जो भी वायु के द्वारा परागन दर्शाएंगे उनमें परागकण हल्के होते हैं या भारी, हल्के होंगे। चिपचिपे होंगे या नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी। ज्यादा मात्रा में स्रावित होंगे या कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होंगे। तो अब एनीमोफिली यानी वायु द्वारा परागन किन किन पादपों में देखा जाता है, एक तो घास में, घास में परागन वायु के द्वारा होगा। फिर आपके पास मक्के में, मेज कह दो या कॉर्न कह दो, तो मक्के में आपके पास इसके द्वारा। फिर कोकोनट पाम, इसमें परागन वायु के द्वारा। फिर कैनेबिस होता है, हेम्प पादप, ये सब पता होगा आपको, इससे ड्रग्स मिलती हैं, कैनाबिनॉइड्स, हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना, ये सब कैनेबिस पादप, हेम्प पादप से मिलती है। उसके बाद आपके पास जिम्नोस्पर्म्स, हमने देखा था सारे अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म्स में परागन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। और इसमें आपको पता होनी चाहिए सल्फर वर्षा किसको कहते हैं, पाइनस में परागन जब होता है तो वो सल्फर वर्षा कहलाती है। तो ये सब उदाहरण किसके हो गए, वायु के द्वारा परागन के। फिर आपके पास आता है जल, जल के द्वारा परागन क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। अब जल द्वारा परागन बहुत कम आवृत बीजी दर्शाते हैं। बहुत कम आवृत बीजी का मतलब है कोई भी द्विबीजपत्री, डाइकॉट तो जल के द्वारा परागन दर्शाता ही नहीं। केवल मोनोकॉट्स या एक बीज पत्रियों के 30 वंश होते हैं, वो किसके द्वारा परागन दर्शाएंगे, जल के द्वारा। अब जल के द्वारा भी परागन दो तरीके का होता है, एक जल की सतह पर एपीहाइड्रोफिली और एक जल के भीतर हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें आपको याद रखना है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में जल की सतह पर परागन होगा और हाइड्रेला में जल के भीतर से परागन होता है। तो जल द्वारा परागन बहुत कम पादप दर्शाएंगे। उसके बाद आपके पास जैविक घटक आते हैं। परागन में आपके पास नेक्स्ट जैविक घटक, जैविक घटक में सबसे पहले परागन कीटों द्वारा। कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है, एंटेमोफिली। कीटों द्वारा परागन को हम कहते हैं एंटेमोफिली। और इसमें भी कौन से कीट सर्वाधिक, 80% कीट परागन जो होता है वो मधुमक्खियों, बीज के द्वारा। 80% कीट परागन जो होता है वो किसके द्वारा, बीज। ये आपके सारे पुष्प वाले कुल होते हैं, एस्टेरेसी, ये सनफ्लावर वाला कुल, मिंट वाला कुल होता है, लेबिएटी। इन सब में कौन परागन करता है, मधुमक्खियां या बीज ही करती हैं। तो सर्वाधिक परागन कीटों में भी कौन दर्शाएगा, मधुमक्खियां या बीज। उसके बाद आपके पास पक्षियों द्वारा परागन क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागन ऑर्निथोफिली। चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा काइरोप्टेरोफिली।
ठीक है, इनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। जैसे पक्षियों में कौन कौन से पादप होते हैं? बिग्नोनिया, बुटिया, सिल्क, कॉटन, ब्रश, कैलिस्टेमॉन कहते हैं इसको। ये सब किसके द्वारा होते हैं? पक्षी के द्वारा परागन। फिर चमगादड़ में एडेंसोनिया, बाउहीनिया और काइगेलिया। ये सारे पादपों में परागन किसके द्वारा होगा? चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ वाले परागन के उदाहरण आपको अलग से याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? दिन में पुष्प नहीं दिखाते, ये रात में पुष्पन दर्शाते हैं। परागन कारक अजैविक घटक वायु। ठीक है, वायु द्वारा परागन एनिमोफिली। वायु द्वारा परागन एनिमोफिली, और उदाहरण में घास, मक्का, कोकोनट पाम, कैनबिस, सभी जिम्नोस्पर्म्स। और वो सल्फर वर्षा पाइनस के परागकण का उदाहरण। कैनबिस को हेम्प पादप कहते हैं। और ये सल्फर वर्षा किसका उदाहरण है? पाइनस का। फिर जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। फिर जल की सतह पर परागन एपीहाइड्रोफिली। जल की सतह पर परागन एपीहाइड्रोफिली, इसका उदाहरण वेलिस्नेरिया।
और दूसरा जल के भीतर परागन हाइपोहाइड्रोफिली। जल के भीतर परागन हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रेला। ठीक है, आगे करूं। फिर जैविक घटक में सबसे पहले कीटों द्वारा, वापस जल की सतह पर एपीहाइड्रोफिली, जल के भीतर हाइपोहाइड्रोफिली। अब आगे फिर कीटों द्वारा परागन एंटेमोफिली। कीटों द्वारा परागन एंटेमोफिली, इसमें 80% कीट परागन मधुमक्खियों के द्वारा। किनकी हिंदी? ये तो सवाल कीटो एंटेमोफिली ऑर्निथोफिली तो ऐसे ही याद रखना है। हाँ, ये सब उदाहरण मिंट, पुदीना, चमगादड़ के वाला कायरेप्टेरोफिली। ये तो याद रखना है, ये सवाल ही बना देखते हैं।
चमगादड़ के द्वारा कहलाता क्या है? परागन। लिख लिए उदाहरण। डन सबने? ठीक है भाई, तो अपन ने जैविक घटक, एंटेमोफिल, पक्षी, कीट और चमगादड़ आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर हेडिंग डाल देंगे पोलन पिस्टिल अभिक्रिया। परागकण स्त्री केसर अभिक्रिया। नहीं होते उदाहरण, अब सांप के द्वारा होता है ओफियोफिली, घोंगा के द्वारा होता है मैलेकोफिली, चींटियों के द्वारा होता है मायरेमोफिली। नाम लिख लो आप, कोई उदाहरण कोई नहीं पूछ रहा, उदाहरण ये याद रखने सारे। हाँ, ऊंट से भी होता है, कैमल से भी। कैमल उससे होता है आपके रोडेंट्स, गिलहरी से होता है, गिलहरी से होता है, चूहों से होता है। हाँ, परागन कैसे करता है तो मैं दिखा थोड़ी सकता हूं यार। करता है। ठीक है भाई, अब हमारे पास पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, या जिसे हम कहते हैं परागकण स्त्री केसर अभिक्रिया। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर अपन एक, मैं उदाहरण के तौर पे एक खेत कह रहा हूं और एक खेत पे अलग अलग जाति के पादप हैं। ठीक है, मैंने कहा अलग अलग जातियों के पादप हैं, जाति X है, जाति Y है और जाति Z है। तो तीन अलग अलग जातियों के पादप जो या पुष्प जो हैं वो कहां पर मौजूद है? खेत में। अब हो सकता है कि काफी बार जाति X के परागकण जाति Y पर पहुंच सकते हैं, हो सकता है जाति Y के परागकण जाति Z के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं। भाई, वायु द्वारा परागन होता है तो किसी दूसरी जाति के परागकण किसी दूसरी जाति के वर्तिकाग्र पर जा तो सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? वहां पर अंकुरण नहीं हो पाता। इसका मतलब कोई भी पादप अपनी जाति वाले परागकण को ही अंकुरित करने देता है, कोई दूसरी जाति वाले परागकण को अंकुरित नहीं करने देता। तो यह किस पे निर्भर करता है? यह निर्भर करता है परागकण स्त्री केसर अभिक्रिया पर। इसका मतलब है यहां पर हमारे पास दो प्रकार के परागकण होंगे। एक तो गलत प्रकार का परागकण, यानी रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन, और एक सही प्रकार का परागकण जिसे कहते हैं राइट टाइप ऑफ पोलन। अब कैसे पता चलता है कि गलत प्रकार का परागकण आ गया है? तो हमें यह पता है गलत तरह का परागकण क्या होगा, या तो विषम जाति का होगा। गलत प्रकार के परागकण का मतलब क्या है? या तो वो विषम जाति का होगा, और यदि वो सेम जाति का हो लेकिन स्वबंध्यता दर्शा रहा हो,
या तो वो विषम जाति का हो अथवा स्वबंध्यता दर्शा रहा हो, मतलब एक वर्तिकाग्र अपने ही परागकण को अंकुरित नहीं करने दे रही। क्यों? क्योंकि वो क्या दर्शा रहा है? सेल्फ स्टेरिलिटी। तो विषम जाति वाला परागकण अथवा स्वबंध्यता वाला परागकण किसका होता है? उदाहरण, रॉन्ग टाइप या गलत प्रकार का परागकण है। और सही प्रकार का परागकण क्या क्या होना चाहिए? एक तो वो समान जाति का होना चाहिए, और समान जाति के साथ साथ स्वसंगतता दर्शाना चाहिए, यानी सेल्फ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर असंगतता दर्शाएगा तो भी अंकुरित नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो हमको मालूम चल गई, एक वर्तिकाग्र है। अगर एक वर्तिकाग्र पर दूसरी जाति का परागकण आ गया गलत प्रकार का, उसी जाति का परागकण आया लेकिन स्वबंध्यता दर्शा रहा है गलत प्रकार का, अंकुरित नहीं होगा। तो सही प्रकार का परागकण किसे कहोगे? जो उसी जाति का हो और उसी के जाति के साथ साथ सेल्फ कंपैटिबल, स्वसंगतता दर्शाता हो। अब वर्तिकाग्र को कैसे मालूम चलेगा कि यह समान जाति का है, स्वसंगतता दर्शा रहा है? तो यहां पर प्रोटीन प्रोटीन अभिक्रिया होती है, ताला चाबी अभिक्रिया, जो अपन ने पढ़ा था जनन में, फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन, सेम। इसका मतलब समान जाति और स्वसंगतता दर्शाने वाले परागकण का प्रोटीन और वर्तिकाग्र की सतह का प्रोटीन एक दूसरे के संपूरक होगा, ताला चाबी के रूप में काम करेगा, अंकुरित हो जाएगा। कोई विषम जाति का या स्वबंध्यता वाला परागकण है तो उसकी सतह का प्रोटीन और वर्तिकाग्र की सतह का प्रोटीन मैच नहीं करेगा और वो अंकुरित नहीं होगा। और अगर ये प्रोटीन प्रोटीन अभिक्रिया है तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कोड कौन करेगा? जीन्स। इसलिए ये सारा कारक कौन निर्भर करता है? किस तरह का उदाहरण है ये? आनुवांशिक लक्षण का उदाहरण है। ठीक है, लिखेंगे। तो हेडिंग तो आपने डाल दी, परागकण स्त्री केसर अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे दो प्रकार के परागकण पाए जाते हैं, या इस तरह से लिखेंगे, ऐसा मतलब परागकण को दो प्रकार में विभेदित किया जाता है। दो प्रकार अपन ने किया है थोड़ी। परागकणों को दो प्रकार में विभेदित किया जाता है। परागकणों को दो प्रकार में विभेदित किया जाता है। गलत प्रकार का परागकण और सही प्रकार का परागकण है। गलत प्रकार का परागकण पहले, चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ में गा आता है, का नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। गादड़ होता है। चमगादड़ है। अपने इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए यही काम आता है। चमगादड़, चमगादड़ नहीं होता। ऐसा ही जैसे जेफ और दीपक। अरे जलता हुआ दीपक लिखेंगे। गलत प्रकार का, रॉन्ग टाइप का पोलन, इसमें लिखेंगे। रॉन्ग टाइप में विषम जाति का परागकण
विषम, डिफरेंट स्पीशीज, विषम जाति का परागकण अथवा स्वबंध्यता दर्शाने वाला परागकण, सेल्फ स्टेराइल, विषम जाति का परागकण अथवा स्वबंध्यता दर्शाने वाला परागकण। ठीक है, और फिर राइट टाइप का पोलन, ऐसा परागकण जो समान जाति होने के साथ साथ, ऐसा परागकण जो समान जाति का होने के साथ साथ स्वसंगतता भी दर्शाता हो, सेल्फ कंपैटिबिलिटी, जो समान जाति का होने के साथ साथ स्वसंगतता भी दर्शाता हो। ठीक है, तो ये सही और गलत प्रकार हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट नहीं, दोनों हो गए, फिर नेक्स्ट पॉइंट अलग से। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर सही अथवा गलत प्रकार के परागकणों, वर्तिकाग्र पर सही अथवा गलत प्रकार के परागकणों को ज्ञात करने हेतु या की पहचान करने हेतु, कुछ भी, सही अथवा गलत प्रकार के परागकणों की पहचान करने हेतु प्रोटीन प्रोटीन अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। प्रोटीन प्रोटीन अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। केवल सही प्रकार के परागकण, केवल सही प्रकार के परागकण का प्रोटीन वर्तिकाग्र के प्रोटीन के संपूरक होता है। केवल सही प्रकार के परागकण का प्रोटीन वर्तिकाग्र के प्रोटीन के संपूरक होता है और इस कारण अंकुरण दर्शाता है। और इस कारण अंकुरण दर्शाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन प्रोटीन अभिक्रिया से वर्तिकाग्र ये पता कर लेता है कि उस पर गलत प्रकार का परागकण आया है या सही प्रकार का। अंकुरण केवल किसका होगा? सही प्रकार के परागकण का, क्योंकि उसका प्रोटीन और वर्तिकाग्र का प्रोटीन एक दूसरे के संपूरक होगा। अब जैसे ही, अब नई चीज क्या आएगी हमारे पास? ये आपके पास वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये हमारे पास अंडाशय है। तो अब हमारे पास सतह पर कौन आ चुके हैं? सही प्रकार, हम मान के चल रहे हैं सही प्रकार का परागकण किस पे आ चुका है? वर्तिकाग्र पर। अब जैसे ही सही प्रकार का परागकण वर्तिकाग्र पर आ गया, अब अंकुरण होगा। अंकुरण होगा मतलब जनन छिद्र से किसका निर्माण प्रारंभ होगा? पराग नलिका का निर्माण प्रारंभ होगा।
जनन छिद्र से किसका निर्माण प्रारंभ होगा? पराग नलिका का। चलो मुझे बताओ, ये हमने पादप खनिज में पढ़ा था, कौन सा खनिज था जो पराग नलिका की वृद्धि को शाबाश, पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करने में कौन सा खनिज काम करता है? बोरॉन। बोरॉन और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में कैल्शियम। तो बोरॉन और कैल्शियम के कारण किसकी वृद्धि देखी जाती है? पराग नलिका की। मैंने आपको बताया था लगभग 60% आवृत बीजियों में परागकण किस अवस्था में होंगे? दो कोशिकीय में। तो जो भी परागकण दो कोशिकीय अवस्था में होंगे उसमें जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल विभाजन के द्वारा आप क्या बना देगी? दो नर युग्मक। और बाकी 40% आवृत बीजियों में तो वैसे ही दो नर युग्मक पहले से बने हुए थे। यदि पहले से नहीं बने हुए थे तो अब जेनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी? दो नर युग्मक बनाएगी। और पराग नलिका की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होंगे? बोरॉन और कैल्शियम। अब इस पराग नलिका को नर युग्मक लेके कहां जाना है? बीजांड में। यहां पर आपके पास ये एनाट्रोपस बीजांड है। एनाट्रोपस बीजांड जिसकी मुख्य काय 180 डिग्री रोटेटेड है। और यहां पर आपके पास क्या होगा? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ये निभागीय सिरा है। निभागीय सिरे पर क्या होंगे? एंटीपोडल्स, बीच में ध्रुवीय केंद्रक। और ये माइक्रोपाइलर सिरा है, बीजांड द्वार सिरा। यहां पर अंड कोशिका और सिनर्जिड्स। अब ये पराग नलिका सही जगह पहुंचेगी या सही दिशा इसकी होनी चाहिए, कौन निर्धारित करेगा? सहाय कोशिकाएं। सिनर्जिड्स में क्या पाए जाते थे? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन करते रहेंगे, जो पराग नलिका को बताता रहेगा उसको कहां पे जाना है। तो पराग नलिका की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? बोरॉन और कैल्शियम। पराग नलिका की गति को निर्धारित करने में सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपैरेटस द्वारा स्त्रावित कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले पराग नलिका जो है वो बीजांड में प्रवेश करेगी। सबसे पहले पराग नलिका क्या करेगी? बीजांड में प्रवेश करेगी। और उसके पश्चात भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। भाई पराग नलिका सबसे पहले किस में प्रवेश करेगी? बीजांड, ओव्यूल में। और बीजांड में प्रवेश करने के बाद किस में प्रवेश करेगी? तो सबसे पहले तो इसका प्रवेश किस में होगा? बीजांड में। अब बीजांड में यह पराग नलिका 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। सबसे कॉमन तरीका तो है बीजांड द्वार के द्वारा। बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कहलाता है पोरोगेमी। सबसे कॉमन तरीके का प्रवेश पोरोगेमी, जिसमें पराग नलिका किसके माध्यम से? बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है। काफी बार निभागीय सिरे से भी प्रवेश कर सकती है, चैलेजोगेमी। और कभी कभार अध्यावरण से भी प्रवेश कर सकती है। अध्यावरण से प्रवेश मीजोगेमी। तो बीजांड के भीतर यानी ओव्यूल के भीतर पराग नलिका 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। सबसे कॉमन तरीका है बीजांड द्वार के द्वारा, माइक्रोपाइलर एंड पोरोगेमी। चैलेजल निभागीय सिरे से चैलेजोगेमी। और अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से मीजोगेमी। अब बीजांड में तो ये 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है, लेकिन अंत में जब उसको भ्रूण कोश में जाना है तो भ्रूण कोश में प्रवेश केवल और केवल माइक्रोपाइलर सिरे या बीजांड द्वार सिरे से होगा। अब पराग नलिका कहां से आ सकती है? यह पराग नलिका बीजांड में माइक्रोपाइलर सिरा, चैलेजल सिरा या अध्यावरण। लेकिन फाइनल एंट्री जो इसकी होगी, फाइनल एंट्री हमेशा कहां, अगर भ्रूण कोश में जाना है तो कहां से होगी?
बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर एंड पे। क्यों? क्योंकि इसी सिरे पर आपको सिनर्जिड्स मिलेंगे, यहीं पर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, तो रसायन स्त्रावन कहां से हो रहा है? यहां से। तो अंतिम प्रवेश बीज कहां पर? भ्रूण कोश में कहां पर होगा? बीजांड द्वार के माध्यम से होगा। लिखेंगे पॉइंट्स? हाँ, ये तो अपन ने लिख लिया। हेडिंग तो अब पराग नलिका का निर्माण व विकास। पराग नलिका का निर्माण व विकास। ठीक है, देखेंगे सही प्रकार के परागकण के अंकुरन के पश्चात सही प्रकार के परागकण के अंकुरन के पश्चात जनन छिद्र से पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दो कोशिकीय पराग कणों में जेनरेटिव सेल क्या बताया मैंने? जेनरेटिव सेल विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करता है। जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जेनरेटिव सेल विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, पराग नलिका की वृद्धि हेतु बोरॉन व कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पराग नलिका की वृद्धि हेतु बोरॉन व कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मुख्यतः बोरॉन याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट, पराग नलिका की गति को निर्धारित करने में पराग नलिका की दिशा को निर्धारित करने में सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाओं के फिलीफॉर्म अपैरेटस कार्य करते हैं। पराग नलिका की दिशा को निर्धारित करने में, लिखा था ना हमने कल, सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स की फिलीफॉर्म अपैरेटस कार्य करते हैं। सहायक कोशिकाओं के, लिखा हुआ है, फिलीफॉर्म अपैरेटस कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब ये मूवमेंट कैसा हो गया पराग नलिका का? कीमोट्रॉपिक, रसायन के कारण हो रहा है, तो ब्रैकेट में कीमोट्रॉपिक गति।
कीमोट्रोपिक गति। ठीक है, फिर हेडिंग डाल देंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। नेक्स्ट पॉइंट, पराग नलिका तीन तरीकों से को पराग नलिका तीन तरीकों से बीजांड में प्रवेश कर सकती है। पहला पोरोगेमी, पहला पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश, माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश। बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश और ब्रैकेट में सबसे कॉमन तरीका, सबसे कॉमन तरीका। फिर दूसरा चैलेजोगेमी, चैलेजोगेमी निभागीय सिरे से प्रवेश, चैलेजल एंड से प्रवेश या निभागीय सिरे से प्रवेश। और तीसरा मीसोगेमी, मीजोगेमी इसमें इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण से प्रवेश, इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण से प्रवेश। तो बीजांड में तो प्रवेश तीन तरीके से होगा, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी या मीसोगेमी, ये तीनों हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक नोट लिखेंगे, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, एम्ब्रियो सैक में, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव बीजांड द्वार से होगा, माइक्रोपाइलर सिरे से। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर सिरे से होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, देखिए अब ये हमारे पास भ्रूण कोश है, ये हमने कल भ्रूण कोश की संरचना देखी थी। अब ये भ्रूण कोश में आपके पास सिनर्जिड्स का काम केवल क्या है? सिनर्जिड्स का काम पराग नलिका को दिशा देना है। पराग नलिका अब बीजांड द्वार पर पहुंच गई तो सिनर्जिड्स का काम खत्म हो गया। सिनर्जिड्स का काम खत्म हो गया, अब सिनर्जिड्स क्या होने लग जाएंगे? अपभ्रष्ट।
अपभ्रष्ट का मतलब है अब सिनर्जिड्स क्या होने लग जाएंगे, डीजेनरेट। और जैसे ही ये डीजेनरेट होने लग जाएंगे तो सवाल आ जाए कि पराग नलिका के अंदर जो दो नर युग्मक हैं, पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को सामान्य सिनर्जिड्स में डालेगी या अपभ्रष्ट हो चुके सिनर्जिड्स में, अपभ्रष्ट या डीजेनरेट होने वाले सिनर्जिड्स में। क्योंकि सिनर्जिड्स कब तक काम कर रहे थे, जब तक पराग नलिका बीजांड द्वार तक नहीं पहुंचती। जैसे ही पराग नलिका नर युग्मक को लेकर बीजांड द्वार पर पहुंच गई, अब सिनर्जिड्स नष्ट होने चालू हो गए। तो पराग नलिका से जो दोनों नर युग्मक निकलेंगे वो किस में निकलेंगे, अपभ्रष्ट हो चुके सिनर्जिड्स में। अब दो नर युग्मक हैं, इसमें से एक नर युग्मक तो किसके साथ निषेचन दर्शाएगा, अंड कोशिका के साथ, और दूसरा नर युग्मक सेंट्रल सेल के ध्रुवीय केंद्रक, और ध्रुवीय केंद्रक संलयन के बाद क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। तो हमारे पास एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर युग्मनज बनाएगा, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ निषेचित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। तो दो निषेचन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन केवल किस में देखी जाती है, केवल आवृत बीजियों में देखी जाएगी। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हेडिंग नहीं है, पॉइंट लिखेंगे पहले। पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मक, पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को अपभ्रष्ट हो चुके सिनर्जिड्स में स्थानांतरित करती है। पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को अपभ्रष्ट हो चुके सिनर्जिड्स में स्थानांतरित करती है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। किसको, अपभ्रष्ट तो लिख दिया ना, तो क्या लिखूं, अच्छा, पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को अपभ्रष्ट हो चुके सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित करती है। ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे फिर दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब दोहरा निषेचन सबसे पहले किसने हमको बताया था, नवास्चिन नाम के वैज्ञानिक थे। नवास्चिन वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग लिलियम और फ्रिटिलेरिया पर, दो आवृत बीजियों पर अपने प्रयोग करके किसकी खोज की थी, द्विनिषेचन या, अच्छा द्विनिषेचन कहेंगे ना इसको, दोहरा क्यों कह रहा हूं मैं, हाँ, तो पहला ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, द्विनिषेचन की खोज, द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चिन वैज्ञानिक ने लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप में की थी।
ठीक है, तो हमारे पास द्विनिषेचन में क्या हो रहा है? नर युग्मक, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन के द्वारा क्या बनाएगा? जाइगोट या युग्मनज। और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये दोनों को मिला ले तो हम दोनों को मिलाकर, यानी संलयन और त्रिसंलयन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। सवाल आ जाए, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित हैं? द्विनिषेचन में कितने केंद्रक न्यूक्लियस? 1, 2, 3 और इसके 2, 5 केंद्रक सम्मिलित होते हैं। लिखो। लिख लिया? अब देखिए, द्विनिषेचन से अपन ने युग्मनज भी बना लिया और युग्मनज के साथ साथ आपके पास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी बन गया। अपन ने देखा था जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष का विकास निषेचन से पहले हो जाता था, इसलिए वो अगुणित हैप्लॉइड होता है, और आवृत बीजियों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है, इसलिए वो त्रिगुणित होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आगे चलकर युग्मनज भी विकास कराएगा, युग्मनज का भी विकास होगा, भ्रूण बनेगा, नया पादप बनेगा, और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी विकसित होकर भ्रूणपोष बनाएगा। तो युग्मनज का विकास भी होगा आगे चलकर और पेन का विकास भी होगा आगे चलकर। दोनों में से पहले किसका विकास होना चाहिए? यह पूरा विकसित होकर भ्रूणपोष बनाएगा, भ्रूणपोष से युग्मनज को पोषण मिलेगा, फिर वो किसमें विकसित हो पाएगा? भ्रूण में। तो दोनों में से पहले किसका विकास देखा जाएगा?
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। संलयन तो साथ ही हो रहा है, हाँ संलयन तो द्विनिषेचन है। अब वो कुछ सेकंड्स का फर्क हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग डालेंगे फिर, पेन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट। अब देखिए, जब अपन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ उसके प्रकार भी अपन पढ़ लेते हैं। अब साथ साथ प्रकार भी कैसे, हमारे पास यहां पर 3 प्रकार का प्राथमिक भ्रूणपोष का विकास होगा, यानी 3 प्रकार के भ्रूणपोष भी होंगे। सबसे पहला आता है स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष, या जिसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो नारियल पानी आप पीते हो, नारियल पानी जो है वो किसका उदाहरण है, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष का। फिर दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणपोष, जो आप गिरी खाते हो सफेद। एक तो नारियल पानी आप पी रहे हो, वो तो कोकोनट वाटर जो है, नारियल पानी, वो तो स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष है। जो सफेद गिरी आप खाते हो वो किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणपोष का। और एक और प्रकार का होता है, लेकिन इस पे मतलब आप ठीक है, बीच का होता है, जिसको हम कहते हैं हीलोबियल एंडोस्पर्म। अब 1 मिनट, क्या मतलब है, कैसे विकास हो रहा है और क्या उदाहरण आपको ध्यान में रखने, एक एक करके। स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष में आपकी शुरुआत कहां से होगी, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये 3N है। इसमें सबसे पहले स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे। इसमें केवल और केवल क्या होंगे, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। उससे क्या होगा, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होने से क्या होगा, बहुकेंद्र की अवस्था। भाई जब केवल न्यूक्लियस, केवल केंद्रक विभाजन होगा तो क्या होगा, बहुकेंद्र की अवस्था बनेगी। तो आपके पास कैसी अवस्था बनेगी, बहु, कौन सी अवस्था आ गई आपके पास, बहुकेंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अंत में जाकर, अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अंत में जाकर हमारे पास क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इस तरह के विकास को, इस तरह के भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, स्वतंत्र केंद्रकीय। और इसका उदाहरण हमारे पास वैसे तो बहुत कॉमन कोकोनट में ही है। वैसे तो आप यार कितने पादप पे कितने सारे उदाहरण याद रखोगे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद रखते हैं। फिर कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा हमारे पास, कोशिकीय भ्रूणपोष में मैंने ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ले लिया। अब इसमें हर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, नॉर्मल विभाजन। हर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष। यानी प्रत्येक
केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन। और इसका उदाहरण आप नारियल की गिरी, ये दो लिखो, वो जगह नहीं है अगले पेज में। स्वतंत्र केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश। लिख लिया दोनों? कर्नल, KER। लिख लिया? बता रहा हूं, हीलोवियल लिखा रहा हूं। बीच का होता है मटर के द्वारा नहीं, मटर और सेम। डन। अब अपने पास तीसरा आता है हीलोबियल, आगे ले रहा हूं।
अब हीलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, इस प्रकार के भ्रूण पोष के विकास में सबसे पहले तो अगर मेरे पास ये पेन है, सबसे पहले इसमें एक असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या देखा जाता है, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर कई सारे स्वतंत्र केंद्रक विभाजन देखे जाएंगे। और फिर अंत में वापस कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो हीलोबियल भ्रूणपोष में सबसे पहले क्या होगा, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, फिर लगातार कई सारे स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे और अंत में वापस क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। और इस तरह का भ्रूणपोष हमारे पास मटर और सेम में होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के प्रकार देख लिए। अब भ्रूणपोष के बाद हमारे पास किसका विकास होगा, युग्मनज का विकास। हेडिंग तो डालो, चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। जायगोट का डेवलपमेंट कल खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास मोटा मोटा हमारे पास एवोल्यूशन, जंतु जगत और एनाटॉमी प्लांट्स की। हाँ, तो जंतु जगत में साथ में तो पढ़ेंगे। जैसे अपन ने प्लास्मोडियम और अमीबा अपन ने प्रोटोजोआ के साथ में पढ़ा। एनिमल किंगडम के साथ जैसे एनेलिड आएगा तो अर्थवर्म पढ़ लेंगे, साथ में पढ़ेंगे उसको। आज क्या तारीख है, युग्मनज का विकास। मसाले वालों की शीट होगी, मसाला यहां कौन पढ़ाएगा, मसालों की शीट मिल जाएगी, मसाले थोड़ी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। वो कॉन्डिमेंट्स, फाइबर यील्डिंग, उसकी तो शीट मिलेगी यार, वो थोड़ी पढ़ेंगे यहाँ पे। और मसाले मेरे को ही नहीं पता कितने मसाले आते हैं। वो सर पढ़ेंगे, तो मखवाना जी आएंगे फ्राइडे को, पूरा कंप्लीट कराएंगे। कल ही करेंगे यार, जाइगोट का विकास या जाइगोट का डेवलपमेंट। तो रे कवक, एक्टिनोमाइसिटीज, जो तंतुमय बैक्टीरिया, उसको रे कवक भी कहते हैं। हाँ, एक मिनट। बादाम भी हीलोबियल एंडोस्पर्म का उदाहरण होता है ग्राउंड में। चलो भाई, कल